नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई। दिन भर चली इस मैराथन बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक को लेकर कहा कि कल पुलिस विभाग की सभी शाखाओं की बैठक हुई। सभी ने अगले 2 महीने के लिए अपनी कार्य योजना हमारे साथ साझा की है। इस बैठक का असर जल्द ही दिखने लगेगा। कल मतलब पुलिस विभाग के सभी शाखाओं की बैठक थी। कुछ शाखाएं अभी शेष हैं, उसकी भी बैठक करनी है और कर करके विभिन्न कार्यों के लिए लक्ष्य बनाना, निर्माण कार्यों में गति प्रदान करना, विभिन्न प्रावधानों के लिए जहां संशोधन की आवश्यकता है अथवा नवीन प्रावधानों की आवश्यकता है उसको विधेयक के तौर पर लाना, इन सारे ही विषयों पर बात हुई है। आगामी लगभग 2 माह की कार्ययोजना सबने बनाकर लाई थी और बहुत अच्छे ढंग से इसका ये हुआ है। मैं सोचता हूँ इस बैठक के बाद नीचे तक इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। तबादला नीति को लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, सारी बातों को लेकर चर्चा हुई, न सिर्फ तबादला नीति वरन सारे ही विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और इसलिए कल की बैठक के बाद जब शाखावार पुलिस की बैठकें हुई हैं जिसमें कुछ शेष हैं अभी और करना है, उसमें इसका अच्छा परिणाम आपको तुरंत ही दिखने वाला है। सुकमा बीजापुर सीमा पर जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार की सुबह से चल रही मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों को सुकमा में अपने ऑपरेशन में सफलता मिली है। वहां से 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छी सफलता पिछले बार के मुकाबले। सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ऑपरेशंस में सफलता मिली है। 3 नक्सली मारे गए हैं। जो कुछ किया है नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ, जवानों में बड़ा आक्रोश है। मैं मिला हूं उनकी भुजाओं की ताकत से। फिर मैं कहता हूं नक्सलवाद समय पर खत्म होगा। आज 3 नक्सलियों का शव बरामद किया जा चुका है। अभी सर्च जारी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में बुधवार को भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने विधायक यादव को जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने प्रतिवादी पक्ष से सवाल किया कि अब तक शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बार इसे अंतिम अवसर मानकर चलें। यदि विधायक देवेंद्र यादव ने निर्धारित समय में शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने अदालत के सामने ये तथ्य प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की अधिवक्ता ने पूर्व में जेल में जाकर अपने मुवक्किल से 8 बार मुलाकात की थी। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने लगातार मुलाकात से इनकार किया था। इस विरोधाभास पर न्यायाधीश ने प्रतिवादी के अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई। आप भी देखिए हाईकोर्ट बिलासपुर की कार्रवाई। मिस्टर शैलन शुक्ला, मिस्टर राकेश कुमार झा। अब क्या करेंगे शर्मा जी? वो तो हमको पता है, हम तो देख लिया है। तो अब तो क्या करेंगे? तो आपको अब तो जवाब पेश करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे आपने कहा था कि एप्लीकेशन लगाइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो एप्लीकेशन लगा दिए सर। मैं एक भाई आप वहीं से एफिडेविट लीजिए और फाइल करिए। अब आई विल नॉट परमिट। बहुत मैं आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूं सर। मिस्टर ठाकुर हैज विजिटेड जेल माय लॉर्ड फॉर 8 टाइम्स माय लॉर्ड। हम लोग तो रास्ता देख रहे थे कि शायद वो उसी केस के लिए जवाब के लिए इंस्ट्रक्शन रहने गए हैं। मेरे पास जेल की एक रिपोर्ट है सर। अब आप जो भी करना है करिए। अब जब आप पेश करिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको 1 सप्ताह का। आपको जो करना है कर दीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। 10 दिन दे दीजिए। 10 दिन दे देते हैं। 10 दिन पहले हमारी पिटीशन फाइल हो गई है। ठीक है, 10 दिन आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन के बाद मिस्टर ठाकुर गए, हम लोग सोचे कि सर इसी केस के लिए गए। 10 दिन के बाद आई विल प्रोसीड फर्दर। अब आगे हम रुकेंगे नहीं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसी स्टेज पे, जैसे कि बाद में ये आरोप लगे कि मैंने एफिडेविट के बिना ही मैं फाइल करूंगा रिप्लाई। एफिडेविट के बिना कर दीजिए। आई विल एग्जामिन की एडमिसिबल है कि नहीं है। वो एस्पेक्ट है मगर, क्योंकि क्या है कि
एफिडेविट कराने ही सब बहुत बहुत दिक्कत है केवल। नहीं कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर ठाकुर, एक बार और चले जाएंगे, 8 बार गए हैं 8 बार गए हैं सर, एक एक तारीख मेरे पास। वही पूरा रिकॉर्ड लेके आए हैं। तो एक बार गए हैं पर वो भी एक बार नहीं गए सर, मैं तारीख बता देता हूँ। 8 बार का 8 तारीख बता देता हूँ। 8 बार। 8 बार नहीं गए आप? अब जो कह रहे हैं सर तो हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे सर। नहीं हम ये नहीं बोल रहे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ जाता है माय लॉर्ड, सो इन दैट सर मैं तारीख बताऊं सर? नहीं सर ये 24/8/2024 को मना नहीं कर रहे हैं वो। हाँ। मना नहीं कर रहे हैं, हो सकते हैं ईपी के लिए सर ये तो दोनों वकील इसमें भी है वकील। अब इनको क्या है ना, इनका बेल एप्लीकेशन भी, इलेक्शन पिटीशन भी है, ट्रायल भी होगा, हमको तो नहीं सबके मालूम लिए था, अब तो देख मैं मिस्टर ठाकुर ही रहे हैं। ईपी में है तो जरूर ईपी के लिए गए हो। नहीं अब आप ऐसा सोच रहे हैं, पर वो तो ऐसे नहीं गए थे। पर ले सकते हैं सर इस तारीख। नहीं ले सकते, 10 दिन लास्ट टाइम दे रहे हैं मिस्टर शर्मा आपको। एटलीस्ट अब क्या वो 7 दिन बोले, तब 10 दिन, अब फिर एटलीस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माय लॉर्ड कुछ ऐसा वो हम नहीं करेंगे कोई ऑर्डर। इलेक्शन पिटीशन में हम ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है करते रहिए, 10 दिन का टाइम मैं आपको। इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब, पूरी मेरी वैशाली नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ मतलब। मेरे इलेक्शन रद्द हो जाता है तो सब लोगों को, मेरे को प्रभाव नहीं, अकेले को नहीं पड़ेगा, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इफेक्ट होगी। नहीं तो ऐसा सोच के क्यों चल रहे हैं आप? नहीं क्योंकि मतलब ये एक प्रकार से एक्सपार्टी हो रहा है, एक्सपार्टी नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? एक प्रकार से एक्सपार्टी हो रहा है वो मुझे। तो जब गवाही नहीं है मेरे पास। जब गवाही का समय आएगा तो उनको बुलवाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। गवाही के समय के अलावा बात ये आ रही है मतलब कि अभी जो चीजें कह रहे हैं पूरा सब कुछ बदलना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पिटीशन में कोई एस्पेक्ट था नहीं, अब सारी चीजों को, नई चीजों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप जब आप पेश कर दीजिए ना, तो डिसाइड हो जाए तो आगे चलें, इतने ही तो बोल रहे हैं हम। आप पेश कर दीजिए, जवाब पेश कर दीजिए। मिस्टर डॉक्टर N.K. शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, अलॉन्ग विथ मिस्टर देवाशीष तिवारी एंड नीतिकेश, लिख के दीजिए, एंड दिनेश कुमार बोले दिनेश कुमार सो एंड सो फॉर पिटिशनर मिस्टर B.P. शर्मा along with Manennath Thakur and Karunendra for respondent. At the request of Mr. Sharma, 10 days time as मैंने last. पहले ही बोला मेरी बिल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, मेरा हाँ, मेरी रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन। उससे हमको इसमें क्या लेना देना हमको? As last opportunity, 10 days time is granted to file reply to pending IAS. Full stop. Call this matter. मतलब he should also file our reply to our application में, हमारी एप्लीकेशन से कुछ कर ली। आप भी फाइल कर दीजिए उनके एप्लीकेशंस में। मिस्टर देवाशीष तिवारी is also granted 10 days time to file reply to applications moved by respondent. Full stop. Call this matter. आज क्या तारीख होगी? 8 तारीख है सर। 8 है ना? On 22nd of January, 22 जनवरी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। समर्थन मूल्य धान खरीदी के भुगतान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को भाजपा का घोषणा पत्र उठाकर पढ़ लेना चाहिए कि भारतीय जनता के घोषणा पत्र में था कि हम किसानों से 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेंगे और 31 रुपए का एक मुश्त भुगतान करेंगे, लेकिन अभी शायद मुख्यमंत्री जी को एक बार अपने घोषणा पत्र उठा के उनको पढ़ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था कि हम 3100 समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे और 3100 एक मुश्त में हम किसानों के खाते में देंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2300 में धान खरीदी कर रही है, तो समर्थन मूल्य 3100 कहां गया? शायद मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। तो मुख्यमंत्री जी को एक बार भारतीय जनता पार्टी की 2023 घोषणा पत्र एक बार मुख्यमंत्री जी को पढ़ लेना चाहिए। मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से झूठ बोला है और आज धान खरीदी पूरी तरह से लगभग बंद होने के कगार पर है। उठाव कहीं पे नहीं हो रहा है, मिलर्स धान उठा नहीं रहे और रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ धोखा करने का काम ये विष्णु के कुशासन और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। मतलब सिर्फ धान खरीदी के दूसरे साल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने किए वादे को निभाने में पूरी तरह से हाँपने लगी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेंगे और 3100 रुपए का एक मुश्त भुगतान करेंगे, लेकिन अभी भाजपा सरकार 2300 में धान खरीदी कर रही है, तो समर्थन मूल्य 3100 रुपए कहां गया? शायद मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री को एक बार भाजपा के 2023 का घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारत में लागू किया गया वन नेशन वन टैक्स अमीरों का द्वारा अमीरों के लिए है। सबसे अमीर 10% आबादी जीएसटी के माध्यम से कर का केवल 3% योगदान करती है। 50% निम्न आय वर्ग से संबंधित जनसंख्या का जीएसटी के माध्यम से 64% योगदान है। उन्होंने कहा कि आधी रात को लागू किया गया ये कानून आज तक 1000 से अधिक बार संशोधित किया जा चुका है। यहाँ तक कि मैं भी सीए के बिना अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता। हम लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपना रिटर्न प्राप्त करने के लिए सीए को भुगतान करना पड़ता है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए
मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10% 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%। ये योगदान है और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार, और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जो व्यवसाय करने वाला वर्ग है, कहने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं। मैं अपना जीएसटी का रिटर्न स्वयं ऑनलाइन भरता हूं क्या? बिना सीए के मैं भर सकता हूं क्या? मैं नहीं भर सकता। तो सामान्य नागरिक जिसको जीएसटी देना होता है, आज वो मजबूर है कि एक सीए के पास जाए, उनको फीस दे और तब अपना रिटर्न भरे, चाहे वो निल हो। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अपने दुकानों में रखना पड़ रहा है, इतने प्रकार की सामग्रियां एक दुकान में आती हैं जिसके क्रय और विक्रय का आपको हिसाब रखना है और उस हिसाब से कर अदायगी के लिए रिटर्न अपना भरना है। तो आपने सारे, छोटे बड़ों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर दुर्ग के राजीव भवन में आवश्यक बैठक हुई। इस दौरान महापौर, सभापति, जिला जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यगण, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने अपनी रणनीति बनाई है। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस की गलियारों में हलचल नजर आने लगी है। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के राजीव भवन में एक दिवसीय आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, सभापति, जिला जनपद अध्यक्ष एवं सदस्यगण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस पार्षदगण, पूर्व एल्डरमैन, छाया पार्षदगण सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई। इस दौरान दुर्ग राजीव भवन में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चुनाव में होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कांग्रेसियों में यहां पर जोश भरा गया। इस दौरान कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, भिलाई चरोदा महापौर निर्मल कोसरे, केशव, बंटी, शिवेंद्र यादव, पुष्पा यादव, रजाक खान, जयंत देशमुख और इसके साथ ही बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और जिला पंचायत के लिए जो टिकट आपको देना है वो उसकी जोन कमेटी जिसमें सभी बूथ और इस बैठक के दौरान आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने चर्चा की और नई रणनीतियां बनाई और कांग्रेस के पक्ष को मजबूत करते हुए चुनाव में अहम भूमिका निभाने अपनी जवाबदारियां ली। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने कुछ इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। चूँकि अभी नगरीय निकाय क्षेत्रों का आरक्षण हुआ है, नगर पालिका के अध्यक्षों का, महापौर का, और अभी पंचायत स्तर में भी जनपद और जिला पंचायत का आरक्षण हो चुका है। उसी की तैयारी के लिए आज पूरे कार्यकारिणी की आज मीटिंग आहूत की गई थी। उसमें जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दिशा निर्देश है उनको हमारे साथियों को दिया गया है। जो भी हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने ब्लॉक के माध्यम से अपना नाम देंगे। ब्लॉक से जिला और जिला से प्रदेश में फिर वहां से निर्णय होगा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। हम प्रयास करेंगे कि चूँकि स्थानीय स्तर का चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, सामंजस्य बना के सारे लोगों से बात करके हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्षों से, वार्ड कमेटी के अध्यक्षों से, जोन कमेटी के अध्यक्षों से, ब्लॉक स्तर से एक नाम आए, जिला स्तर में भी एक नाम भेज के उनको तैयारी करने का उनको मौका दें। कहीं कहीं यदि 2 नाम या 3 नाम होंगे उस स्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोग अग्रेसित करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि सब जगह समन्वय बना के, ऐसा कोई मन मुटाव नहीं है क्योंकि ये तो पहले प्रारंभिक बैठक है और प्रारंभिक बैठक में अपना बात रखने का अधिकार सबको है। सारे सीनियरों लोगों ने अपना सुझाव रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आए। उन सुझाव को हम लोग अमल करेंगे। युवा कांग्रेस को, महिला कांग्रेस को, सेवा दल को पर्याप्त तवज्जो दिया जाएगा और सामंजस्य पूरे जितने कार्यकर्ता उनके साथ बैठ के, ये तो प्रारंभिक है, किसी का टिकट डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, सामंजस्य बना के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और ऐसी कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है। सारे लोग समन्वय के साथ लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बहुत सारे मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया है। 3100 रुपया धान का कीमत आज भी हमारे किसान भाई तरस रहे हैं। 5 साल के लिए एक पार्षद और महापौर चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन उनका आज देख लीजिए कि पार्षद निधि भी वो लोग नहीं दे पाए, महापौर निधि नहीं दे पाए, अध्यक्ष निधि नहीं दे पाए। लोगों में काफ़ी मायूसी है। बिजली बिल पहले आधा आता था, आज बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है। 18 लाख आवास की जो गारंटी मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने जो दिया था, आज भी एक भी आवास उन लोग जारी नहीं कर पाए। तो लोगों में असंतोष है और इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण की बैठक थी और इसमें जिले का पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक रखी गई थी। सभी लोग आए थे और आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठक थी। अब हम लोग यहाँ से निकल के सभी गाँवों में, सभी बूथों में, जोन स्तर पर, सेक्टर स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष के बैठक लेकर तैयारी के संबंध में निर्देशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, किसान, मजदूर, युवा सभी परेशान हैं और कृषि मंत्री है, उनको सबसे पहले तो घोषणा करनी चाहिए कि 3217 रुपये से धान का भुगतान कीमत दिया जाए, भुगतान किया जाए, न कि 2300 रुपये से। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बढ़ते अपराध और आपराधिक गतिविधियों के चलते दुर्ग में दिन दहाड़े उठाईगिरी की घटना हुई, जिसमें एक ज्वेलर से अज्ञात लोगों ने 10 नग सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। इस दौरान दोनों आरोपियों का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिनकी तलाश में दुर्ग पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधवार की दोपहर को आरोपियों ने सोने चांदी की दुकान में घुसकर 10 सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें 2 आरोपी घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बता दें कुछ दिनों के भीतर ही कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की अन्य कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजपा के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दुर्ग नगपुरा आगमन पर ग्रामीण कांग्रेस के लोगों ने अपना विरोध जताया है। साथ ही कल दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन करने की बात कही है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दुर्ग प्रवास कार्यक्रम के दौरान ग्राम नगपुरा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होने पहुंच रहे मंत्री का दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष जयंत देशमुख ने विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री जब किसानों का दर्द नहीं समझ सकते और अपने किए गए वादों को नहीं निभा सकते तो क्या मतलब यहां आने का। देखिए क्या कुछ कहा जयंत देशमुख ने। जी कल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में ग्राम नगपुरा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का कार्यक्रम है। चूँकि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नगपुरा जो है किसान बहुल्य क्षेत्र है और किसानों को धान बेचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विष्णुदेव साय की सरकार आने के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये वादा किया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे और एक मुश्त देंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार चार किस्तों में देती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य एक मुश्त दिया जाएगा। आज 2 महीने होने को आ गया धान खरीदी को, किसी भी किसान के खाते में 2300 रुपये से ज़्यादा प्रति कुंटल धान का भुगतान नहीं किया गया है। विगत कुछ दिनों से तो धान का भुगतान ही नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अंतर की राशि जो 800 रुपये बचती है, कब भुगतान होगी, खरीदी के बाद करेंगे, क्या करेंगे, ये सिर्फ मौखिक रूप से ही पता चल पा रहा है। इस बारे में कोई ठोस जो है किसानों को वो नहीं दिया जा रहा है, प्रमाण नहीं दिया जा रहा है कि आपकी अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसके विरोध में हम लोगों के द्वारा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा कल केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया जाएगा। भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये बोल रहे हैं कि हम तो 3100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन किसानों के खाते में तो अभी तक के 3100 रुपये आया नहीं है, 2300 रुपये ही आया है। कई लोगों के खाते में तो पैसा ही नहीं आया है। किसानों का स्पष्ट मत है कि जिन लोगों के खाते में 3100 रुपये आ गया होगा एक मुश्त, वो ही भाजपा को वोट देगी, बाकी सब इस बार भाजपा का विरोध करेंगे। तो किसान साथी पूरे एकजुटता के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी रहेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।